सीपीपी हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसका नाम है कास्ट पॉलीप्रोपिलीन, शॉर्ट नेम सीपीपी फिल्म है। अशोक जी, अभी थोड़ा-सा मेरे को मार्केट अपॉर्च्युनिटी के बारे में बताइए आप। प्योरली सीपीपी का मार्केट है अराउंड 1.4 बिलियन डॉलर का है। इस साल मेरा एक्सपोर्ट का फोकस ज्यादा है और हम नई नई कंट्रीज भी इसमें ऐड कर रहे हैं अभी। हमारी करंट कैपेसिटी कितनी है? अभी जो हमारी फैक्ट्री है, इसमें करंट सीपीपी और सीपी ये 2 प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं, इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी होगी? हमारा धंधा जो है वो ज़्यादातर ऑर्डर बुक ड्रिवन है या Welcome friends. My name is Avinash Gorakshekar and I welcome all of you to another interesting episode of Connexia High Class. Friends, as all of you are aware, these episodes help us understand companies in a much better way as we talk to the top promoters and the managements of such companies. And in this process, we get a lot of valuable information about these companies from the company's top management and promoters as regards their business model, their growth journey, their future plans. And friends, today we are going to talk about another interesting company which is going to hit the capital market very soon. The company's name is 3B Films Limited, and we have the privilege of having the chairman and managing director of the company, Mr. Ashok Bhai Rananji Bhai Babaria. अशोक जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आज प्रोग्राम के लिए आने के लिए। मुझे यकीन है सर एक छोटे से इंटरव्यू में सही लेकिन बहुत अच्छी जानकारी आपके साइड से हमको मिलेगी। तो इंटरव्यू शुरू करते हैं। अशोक जी, पहले मेरे को थोड़ा-सा ना अपने बिज़नेस मॉडल के बारे में बताइए। हमने ये बिज़नेस कभी शुरू किया? हमारा बिज़नेस एक्चुअली कौन से सेगमेंट्स को कैटर करता है? हमारी कंपनी क्या करती है? और सर आपके बारे में थोड़ा बताइए, आपने ये बिज़नेस कैसे शुरू किया? इसके बारे में बताइए। ओके सर, मैंने 1995 में इंजीनियरिंग किया है और बाद में मैं दूसरे सब बिजनेस करके 2011 में हमने एक इंजीनियरिंग कंपनी स्टार्ट की थी। फिर वो इंजीनियरिंग कंपनी में ज़्यादा इतना एक्सपांसन करने का स्कोप नहीं था, तो मैंने 2 साल तक सर्वे किया कि कौन से इंडस्ट्रीज में हमें जाना चाहिए। वो मैंने देखा कि वो जो अपना जो पैकेजिंग इंडस्ट्रीज है वो उसमें ज़्यादा ग्रोथ मिल रहा है, एवरी ईयर मिनिमम 15% ग्रोथ दिखता था। और बाद में सोचा कि हमने इसमें पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में जाएंगे और इन डेप्थ पैकेजिंग इंडस्ट्री में कौन सा फील्ड हमें सिलेक्ट करना है, तो तभी 2014 में सीपीपी हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसका नाम है कास्ट पॉलीप्रोपिलीन, शॉर्ट नेम सीपीपी फिल्म है। तो सीपीपी फिल्म में हमें जाने का सोचा और हमने टोटली जो भी अभी हमारा जो भी मशीनरीज है वो यूरोपियन मशीनरी सेटअप लगाया हुआ है, क्योंकि पहले से मेरा विजन था कि हमें ए ग्रेड और ए प्लस ग्रेड को ही हमें टारगेट करना है। इसलिए हमने पूरा सेटअप अपना यूरोपियन मशीनरी लगाया है। ज़्यादातर हम लोग फिल्म बनाते हैं जो पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में यूज होती है। पैकेजिंग इंडस्ट्रीज लाइक फूड है, नॉन फूड है, और बाकी सारी सब पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में हमारी सीपीपी फिल्म यूज होती है। सीपीपी फिल्म जो है वो हाई स्ट्रेंथ देती है और उसमें क्लैरिटी ज़्यादा रहती है। तो जो भी प्रोडक्ट पैक करते हैं तो उसमें क्लैरिटी दिखे, प्रोडक्ट दिखे, उस हिसाब से सीपीपी यूज होता है। और स्मॉल पैक लाइक बिस्किट एंड चॉकलेट वेफर उसमें ज़्यादातर सीपीपी फिल्म यूज होता है। ठीक है, अशोक जी बहुत अच्छी तरह से समझा आपने। अशोक जी, मुझे बताइए हमारी करंट कैपेसिटी कितनी है? अभी जो हमारी फैक्ट्री है, इसमें करंट सीपीपी और सीपी ये 2 प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं, इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी होगी? सर अभी हमारी टोटल कैपेसिटी मेरे पास 2 मशीन है, मतलब हमारे सेटअप जो रहता है उसमें 2 सीपीपी लाइन बोला जाता है। तो 2 लाइन है, मैं टोटल कैपेसिटी मेरा है 750 मेट्रिक टन पर मंथ। अच्छा, ओके, समझ गया। सर अभी मेरे को बताइए, अभी आपने बोला कि फूड और कन्फेक्शनरी, चॉकलेट, वेफर ऐसे सेगमेंट्स को आप कैटर करते हो। तो ये बेसिकली क्या अपना बी टू बी मॉडल है कि जो कंपनियां ये प्रोडक्ट बनाती है, इनके साथ आप काम करते हो और इनको आप डायरेक्टली सप्लाई करते हो या आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है या कोई उसमें कोई मिडलमैन है जहाँ पे ये प्रोडक्ट आप उनको पहले सप्लाई करते हो और फिर बाद में फाइनली वो कंपनी वाला अपने प्रोडक्ट्स में अप्लाई करता है। तो सर इसके बारे में बताइए, डायरेक्ट बी टू बी मॉडल है
या आपके बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर है जो आपके साथ काम करता है और वो प्रोडक्ट फाइनली कस्टमर को जो यूजर होता है उसके पास जाता है? तो ये जरा समझाइए। सर इसमें सीपीपी फ़िल्म जो है, वो टोटली टेक्निकल फ़िल्म है। तो हम लोग ब्रांड के साथ जो भी ब्रांड है, उनके साथ काम करते हैं, वो एक प्रोडक्ट हम जो भी डेवलप करते हैं, उसमें स्पेसिफ़िकेशन जो भी चाहिए, उसमें ब्रांड इन्वॉल्व रहता है। बाद में हम लोग जो भी बी-टू-बी ही है और जो प्रिंटिंग लैमिनेशन करते हैं, उनको हम सप्लाई करते हैं। जो सीपीपी फ़िल्म है, वो मेटलाइज़ फ़िल्म ज़्यादा कन्फेक्शनरी में ज़्यादातर मेटलाइज़ सीपीपी यूज़ होता है। वो आप वेफ़र, बिस्किट, चॉकलेट का पैकिंग देखिएगा तो इनसाइड जो एल्यूमीनियम कोटेड फ़िल्म रहता है, वो सीपीपी मेटलाइज़ फ़िल्म है। तो वो हम लोग प्रिंटर, लैमिनेटर जो है उनको देते हैं, वो लोग दूसरी फ़िल्म में प्रिंटिंग करते हैं और हमारी फ़िल्म के साथ लैमिनेट करके वो लोग एंड यूज़र को देते हैं। ओह! समझ गया। ये ठीक है, मैं समझ गया आपने कैसे बताया। अशोक जी अभी मेरे को बताइए कि सर अभी जो हमारा करंट ईयर का रेवेन्यू है, इसमें कितना सीपीपी है और सीपी है? ये दोनों जो मेटलाइज़्ड फ़िल्म है और जो क पॉलीप्रोपिलीन की जो फ़िल्म है, इसमें सर रेवेन्यू ब्रेकअप अगर मैं पूछूँ कि कितना सीपीपी से आता है, कितना सीपी से आता है, तो ये कुछ बताइए हमको। सर अभी इंडिया में सीपीपी ज़्यादातर हमारा सीपीपी ही है और सीपी अभी इंडिया में ग्रोइंग स्टेज पे है और सीपी का अभी ज़्यादा नहीं पर 10% के आस पे 90% सीपीपी ही है। समझ गया। ये ठीक है। और दूसरी बात अशोक जी मेरे को बताइए अभी आपने बोला कि आप डायरेक्टली ब्रांड्स के साथ काम करते हो लेकिन प्रोडक्ट तो आप लैमिनेटर्स को देते हो। तो हमारा कोई डोमेस्टिक मार्केट में कोई मार्केटिंग नेटवर्क है? हम कैसे इन लैमिनेटर्स को कैटर करते हैं? हमारा खुद का कोई डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप है या ऑफिस है जहाँ पे हम लोग ये लैमिनेटर्स को सर्विस करते हैं या नए कोई लैमिनेटर होंगे तो उनको ढूँढते हैं। तो हमारे मार्केटिंग नेटवर्क के बारे में कुछ बताइए क्योंकि हालाँकि हम बी टू बी बिज़नेस करते हैं लेकिन मार्केटिंग नेटवर्क हमारा किस प्रकार से इंडिया में लोकेटेड है? सर इसमें जो भी ब्रांड के साथ हम लोग काम करते हैं और एक बार फ़िल्म जो है वैलिडेट हो जाती है, फिर वही वो लोग ही लैमिनेटर को बोलते हैं कि आप जो भी ये फ़िल्म लेंगे, वो आप 3B फ़िल्म से लेंगे और इनका कंट्रोल वो फ़िल्म पे रहता है और बाद में दूसरा सेगमेंट है, उसमें हम लोग डायरेक्ट लैमिनेटर जो रहते हैं, उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं, उनके साथ नया-नया प्रोजेक्ट और करते हैं और नया प्रोडक्ट डेवलप उनके साथ भी करते हैं एज़ वेल एज़ ब्रांड के साथ भी करते हैं। अच्छा, समझ ठीक है। अशोक जी अभी थोड़ा-सा मेरे को मार्केट अपॉर्च्युनिटी के बारे में बताइए। अभी जैसे कि सबको पता है आपने बोला कि कन्फेक्शनरी, चॉकलेट, वेफर्स ये सेगमेंट्स बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में सर अगले 2-3 साल में सर आपको क्या लगता है ये मार्केट कितना बड़ा है? और हम इस ग्रोइंग मार्केट का कैसे बेनिफिट लेंगे, कैसे कैपिटलाइज़ करेंगे? इसके बारे में कुछ बताइए। स्पेशली सीपीपी मार्केट ऐसा है सर कि अभी रिसाइक्लिंग का बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है गवर्नमेंट वाइज और प्रोडक्ट वाइज सब जगह पे। तो गवर्नमेंट का अभी कंट्रोल रिसाइक्लिंग का बहुत फोकस है उन पे। तो सीपीपी रिसाइक्लेबल मटेरियल है। तो उसमें जभी भी रिसाइक्लिंग का ज़्यादा प्रेशर आएगा तो सीपीपी का मार्केट और ग्रो होगा। अच्छा। अशोक जी मेरे को एक बात बताइए कि सर अभी जो करंट मार्केट का ट्रेंड है लाइक अभी हम लोग FY 25 तो ऑलरेडी फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है। करंट ईयर में आपको क्या लग रहा है? क्या सिग्नल आपको कस्टमर से मिल रहा है? डिमांड पोटेंशियल क्या दिख रहा है? आने वाला साल आपको क्या लगता है कि डिमांड अच्छी तरह से ग्रो करेगा? कस्टमर्स भी आपको ज़्यादा वॉल्यूम माँग रहे हैं। तो कुछ ऐसे ट्रेंड्स आपको कस्टमर्स बता रहे हैं इसके बारे में कुछ बताइए? सर अभी जो भी मार्केट ट्रेंड है उस हिसाब से ये साल जो है 25-26 जो है वो ज़्यादा ग्रो करेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी रिसाइकलिंग में फोकस ज़्यादा किया है और लो अभी जो भी बड़ी ब्रांड है वो सीपीपी में कन्वर्ट हो रहे। पहले वो लोग पॉलिस्टर यूज करते थे, वो पॉलिस्टर रिसाइक्लेबल नहीं है तो गवर्नमेंट का प्रेशर है तो उन लोग अभी सीपीपी में डाइवर्ट हो रहे हैं। पर जब ही 100% इसमें सीपीपी में डाइवर्ट हो जाएँगे, तो इसका ग्रोथ और मिलेगा और इस साल का मेरा एक्सपोर्ट का भी टारगेट है। इस साल मेरा एक्सपोर्ट का फ़ोकस ज़्यादा है और हम नई-नई कंट्रीज़ भी इसमें ऐड कर रहे हैं अभी।
मेरे को बताइए अशोक जी, अभी आपने एक्सपोर्ट के बारे में बात की, तो कौन से मार्केट है जहाँ पे हमने अभी एक्सपोर्ट करना चालू ऑलरेडी किया है? कौन से मार्केट होंगे जहाँ पे हम ऑलरेडी अभी एक्सपोर्ट करते हैं? एक्सपोर्ट में सर फोकस इसमें मेन से तो कन्फेक्शनरी है, लाइक बिस्किट एंड चॉकलेट। श्रीलंका में मेरा फिल्म जाता है और वहाँ पे हम लोग एस्टेब्लिश है। और बाकी अफ्रीकन कंट्रीज है, उसमें भी हम लोग अभी यूके के एक कंपनी है, उनके साथ हमने टाई अप किया हुआ है। तो यूके की कंपनी अफ्रीकन कंट्रीज से ऑर्डर लेती है, वो हमें देते हैं और हम उनको डायरेक्टली सप्लाई करते हैं थ्रू यूके बेस्ड कंपनी। ठीक है। अभी अशोक जी मेरे को बताइए, हमारा जो ये जो स्पेशलिटी फ़िल्म आप बता रहे हो और सीपीपी फ़िल्म जो हम बनाते हैं, अशोक जी इसमें मेन रॉ मटेरियल हमारा क्या है? क्या ये क्रूड बेस्ड है, यानी क्रूड ऑयल से डिराइव्ड केमिकल से बनता है? और कोई नया कस्टमर अगर आता है, मान के चलिए कोई नया कन्फेक्शनरी या चॉकलेट कंपनी आती है या उनके थ्रू इंक्वायरी आती है, तो सर हम प्राइसिंग कैसे डिसाइड करते हैं? यानी नए कस्टमर को कितना वॉल्यूम रिक्वायरमेंट है, कितनी बड़ी ऑर्डर है, उसके हिसाब से प्राइसिंग होता है? और नॉर्मली जब हम प्राइसिंग करते हैं कि मान के चलिए रॉ मटेरियल का थोड़ा-सा खर्चा बढ़ गया, तो कुछ प्राइसिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होती है हमको, या हमको वही फिक्स्ड प्राइस पे एक बार कॉन्ट्रैक्ट में आपने साइन कर दिया तो उसी पे सप्लाई करना है? नहीं सर, इसमें हमारा मंथ टू मंथ प्राइस वेरी होता है और रॉ मटेरियल का प्राइस एवरी मंथ चेंज होता है। मंथ एंड ऑफ मंथ में एक प्राइस डिक्लेयर होता है, वो नेक्स्ट मंथ के लिए होता है। तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करके आगे कस्टमर को प्राइस देते हैं। वही पूरे मंथ के लिए प्राइस फिक्स रहता है। और इसमें प्राइसिंग का जो है, उसमें एक फ़िल्म बनाने के लिए हमें 7 से 8 ग्रेड उसमें यूज़ करना पड़ता है। तो सभी ग्रेड का हमने एक रेसिपी बनाया हुआ होता है। जो रेसिपी में हम प्राइस डालते हैं, नया प्राइस डालते हैं और जो भी प्राइस आता है, वो हम लोग आगे कस्टमर को पास ऑन करते हैं। तो बिल्कुल, के लिए मंथ टू मंथ ही प्राइस रहता है, कोई लॉन्ग टर्म नहीं रहता है। बिल्कुल। एंड आई थिंक परफेक्टली सर अशोक जी बहुत अच्छी तरह से समझा है। अशोक जी मेरे को बताइए, हमारा धंधा जो है वो ज़्यादातर ऑर्डर बुक ड्रिवन है, या कस्टमर्स हमको रेगुलरली मंथ टू मंथ ऑर्डर देते हैं? आपको पता होता है कि पहले फर्स्ट क्वार्टर में कितने ऑर्डर्स आएँगे, उसके हिसाब से आप प्रोडक्शन प्लान करते हो, या आपको एक ऑर्डर बुक मोटा-मोटी मिलती है कि भाई इतना नेक्स्ट 3 महीने का ऑर्डर बुक है, तो उसके हिसाब से आप प्रोडक्शन शेड्यूल प्लान करते हो? तो इसके बारे में बताइए। सर, इसमें हमें अभी जो भी ऑर्डर मिलता है, वो ऐसे तो ऑर्डर टू ऑर्डर ही रहता है, पर हमारे पास प्रोजेक्शन रहता है। जैसे ब्रांड का जो भी प्रोजेक्शन लैमिनेटर को मिलता है, उस हिसाब से वो लोग हमें प्रोजेक्शन देते हैं। पर जो भी प्रोडक्शन है, वो ऑर्डर बेस्ड ही रहता है। ऑर्डर बेस्ड, जैसे ऑर्डर आया, हमें मैक्सिमम 10 टू 15 डेज में उसको डिस्पैच करना रहता है। जैसे ही वो डिस्पैच होता है, नया ऑर्डर आ जाता है। नहीं तो हमें 1 महीने का ऑर्डर मिल जाता है, उसमें डेट मिल जाता है कि ये डेट पे आपको डिस्पैच करना है, तो वो शेड्यूल के हिसाब से हमें डिस्पैच करना रहता है। और लॉन्ग टर्म 3-4 महीने का कोई ऐसा प्रोजेक्शन नहीं होता है। सिर्फ़ हमारे पास शेड्यूल रहता है, टेंटेटिव रहता है कि इतना आपके पास फ़ोरकास्ट है। हाँ, नहीं ठीक है। अशोक जी अभी थोड़ा-सा फाइनेंशियल बाजू में रखेंगे। हमको बताइए सर कि देखिए ये जो सीपीपी है और सीपी है, मुझे बताइए कि सर हमारा नियरेस्ट कॉम्पिटिटर कौन होगा? क्योंकि 2-3 कंपनियाँ हैं तो उसका मतलब वेरी फ्यू प्लेयर्स आर देयर। और दूसरी बात सर, मुझे बताइए कि नॉर्मली अगर कस्टमर को आपको रिटेन करना है या कस्टमर आपके साथ रिपीट बिज़नेस रेगुलरली करते हैं, तो सर ऐसे कस्टमर्स को आप वैल्यू कैसे ऐड करते हो? यानी उनको रिपीट बिज़नेस देने के लिए आप क्या काम अच्छा करते हो कि जिनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको धंधा एडिशनल मिलता है? तो 2-3 ऐसी चीज़ें हमको बताइए जो आप दूसरों से अलग करते हैं और अच्छा करते हैं। तो सर उसके बारे में बताइए। सर, मेरे पास जो मशीनरी है, वो टोटल यूरोपियन मशीनरी है और मेरे पास जो सेटअप है, उसमें 15 माइक्रोन से लेके 250 माइक्रोन तक हम बना सकते हैं। और उसमें हम लोग जो भी क्वालिटी कॉन्शियस है, जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं, वो जो भी प्रोडक्ट हमने रेसिपी सेट किया हुआ है, उसमें कोई चेंजेस कभी भी नहीं होता है। तो जब तक कस्टमर को क्वालिटी मिलता है, तब तक वो लोग कभी भी दूसरा सोचते नहीं, कोई भी कस्टमर दूसरे कस्टमर के पास जाने का सोचते नहीं है, बस सप्लायर के पास। ये ठीक है, आई थिंक पॉइंट टेकन अशोक जी। अशोक जी अभी थोड़ा फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। मैं देख रहा था कि सर आपका जो एफवाई 24 का परफॉर्मेंस है बहुत ही बढ़िया है। सर इस साल आपका प्रॉफिट करीबन 4.29 करोड़ आया है, जो पिछले साल करीबन 92 लैक्स था।
आपका रेवेन्यू भी बहुत अच्छी तरह से मेरे ख्याल से कुछ 75 करोड़ था, जो पिछले साल 72 करोड़ था। तो मेरे को पहली बात बताइए कि सर रेवेन्यू तो आपका मोटा-मोटी फ्लैट है 75 करोड़, लेकिन प्रॉफिट आपका काफ़ी बड़ा है 92 लाख से ऑलमोस्ट 4.29 करोड़। तो इसमें कोई स्पेशल वजह थी कि प्रॉफिट इतना बड़ा? पहले मेरे पास एक लाइन थी, अभी दूसरी लाइन हमने सेटअप किया, तो 24 में हमने वो लाइन यूज़ करके नया प्रोडक्ट डेवलप किया। हाई मार्जिन वाली फ़िल्म थी। ये हमने मार्केट में लॉन्च किया, तो उसका प्रॉफ़िट हमें मिला है। और दूसरा था कि वो साल में थोड़ा रॉ मटेरियल स्कैर्सिटी थी, तो हमने ट्रेडिंग भी अच्छा खासा ट्रेडिंग किया था रॉ मटेरियल का, तो उससे भी प्रॉफ़िट जनरेट हुआ था हमें। ओके। सर अशोक जी, आने वाला साल यानी अभी विदाउट नंबर्स, आप नंबर मत बताइए बट ओवरऑल आउटलुक शेयर करिए कि अभी 25 हो चुका है, 26 में क्या हम ये प्रॉफिट का जो ट्रेंड हमने दिखाया है 25 में, वो ट्रेंड हम कंफर्टेबली 26 में भी मेंटेन कर पाएँगे? और मार्जिन्स पे कि सर आपका क्या आउटलुक है? हम लोग प्रॉफिट बढ़ा पाएँगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो भी हम अभी इस 26 2026 में हम लोग एक्सपांशन करने जा रहे हैं। तो उसमें हम लोग जो अभी प्रिंटिंग लैमिनेशन नहीं करते, वो भी, और प्रिंटिंग लैमिनेशन एंड पाउचिंग, एंड यूज़र को डायरेक्ट पाउचेस हम दे पाए, उस हिसाब से हमारा फ़िल्म यूज़ करके हम पाउचेस बनाएँगे और एंड यूज़र को डायरेक्ट पाउचेस देंगे। तो वो एक प्रॉफिट हमें और ऐड करेगा। अच्छा। और टर्नओवर वाइज़ भी बढ़ेगा इस साल में। ओके। सर अभी जब आपने नया प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी जानकारी दी है, तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आज इंटरव्यू का रहेगा वो है सर, हम कंपनी को पब्लिक इश्यू लेके जा रहे हैं। तो सर पब्लिक इश्यू से हम कितना पैसा कैपिटल मार्केट से उठा रहे हैं और इसका मेन पर्पस क्या है? इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? सर, हम जो कैपेक्स अभी मशीनरी जो लगा रहे हैं, उसमें अराउंड 4.43 करोड़ का हम मशीनरी लगा रहे हैं। 7.15 सीआर का हम लोग वर्किंग कैपिटल में यूज़ करेंगे। तो जो मशीनरी है वो ये प्रिंटिंग, लैमिनेशन एंड पाउचेस के लिए है। तो वो उसमें जाएगा सब। और ये मशीनरी कब तक ऑपरेशनलाइज़ होगा? ये मशीनरी फैक्ट्री में हम प्रोडक्शन कभी शुरू कर पाएँगे? उसका प्रोडक्शन अराउंड सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट फ्रॉम दिस ईयर, सितंबर 2025। का ठीक। अ, अभी आखिरी सवाल अशोक जी, देखिए हमने कोविड देखा है, तो काफ़ी मुसीबतें दर दी थी, अभी नॉर्मल सब कुछ हो चुका है। अभी ओवरऑल इस साल मानसून भी अच्छा है, तो एक्सपेक्टेशन है कि रूरल डिमांड भी पकड़ेगी, तो उसका भी फ़ायदा एफएमसीजी सेक्टर को होगा। तो ऑब्वियसली पैकेजिंग सेक्टर तो बहुत एफएमसीजी सेक्टर से क्लोज़ली कनेक्टेड है। मेरे को बताइए सर, हमारे धंधे में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? हमारे धंधे में कौन-सा ऐसा बिज़नेस वेरिएबल है जो हर वक़्त आपको कंट्रोल और मॉनिटर करना पड़ता है, ताकि आप एन्श्योर करो कि धंधा अच्छी तरह से स्मूथली चले? तो वेदर इट इज़ एग्ज़ीक्यूशन, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ऐसा क्या चीज़ है जो बिज़नेस में सबसे बड़ा रिस्क है? वो बताइए। मेन रिस्क में तो अभी सर कंपटीशन ही है, और कुछ नहीं है। तो बेसिकली कॉम्पिटिशन ही थोड़ा-सा है, लेकिन वहाँ पे भी आप कह रहे हैं कि गिने-चुने फ्यू प्लेयर्स हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसी कोई दिक्कत अभी फ़िलहाल तो नहीं है और रनवे काफ़ी बड़ा है। तो यस। अशोक जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करने को। आई मीन थोड़ी बहुत अच्छी जानकारी ये छोटे इंटरव्यू में आपने हमको दी, तो हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो सर मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम को बेस्ट विशेज़, और सर पब्लिक इश्यू के लिए बहुत-बहुत बेस्ट विशेज़। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।